हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी फॉर यूपीएससी। जैसे आप सभी को पता है, हम इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं, जिसके थर्ड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम 6 कीवर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप जाएँ और उसे भी देखें। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने उसको छोड़ा था। दैट इज़ द 6 कीवर्ड मेंशन इन द प्रीएम्बल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द 6 कीवर्ड इन द प्रीएम्बल इज जस्टिस। ठीक है, पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, इट एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो 3 फॉर्म्स में डिफाइन किया गया है। किसमें? प्रीएम्बल में। दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस को हम कहते हैं, उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, और जो इसका आदर्श है, जो जस्टिस का, न्याय का आदर्श लिया गया था, या जो इंस्पायर हुआ था जस्टिस, जहाँ से ये लिया गया था, वो कहाँ से लिया गया था? रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम डिफाइन करेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सोशल जस्टिस की ओर। व्हाट इज सोशल जस्टिस? ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। सबको समान अधिकार से देखना चाहिए। हर नागरिक को हर अधिकार बराबर मिलना चाहिए, बिना उसको इस भेदभाव किए कि वो किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, किस सेक्स के है, फीमेल है, मेल है। इन सब चीज़ों को छोड़कर सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उसे ही हम कहते हैं सोशल जस्टिस। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एसटीज, ओबीसीज एंड वीमेन। और ये क्यों डाला गया? जो सोशल जस्टिस है उसको इंपॉर्टेंस दी गई इसलिए ताकि किन की कंडीशंस ठीक किए जा सके? बैकवर्ड क्लासेस की, एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं और वीमेन। ठीक है, नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? इट डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस बेसिस पे कि उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, या उसकी इकोनॉमिक जो लाइफ है वो कैसी है, वो कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता है। इस बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये किस चीज़ के अंदर डिस्क्राइब किया गया है? इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर। इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड जस्टिस है वो कौन सा है? पॉलिटिकल जस्टिस। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो जितने भी नागरिक हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाने चाहिए, उनको इक्वल एक्सेस दिया जाना चाहिए पॉलिटिकल ऑफिसेज में, और उनकी जो आवाज़ है वो सुनी जानी चाहिए। किसमें? सरकार में। ठीक है, मतलब हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि उसे इक्वल राइट्स दिए जाएँ, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएँ, इक्वल एक्सेस दिया जाए पॉलिटिकल ऑफिसेज में, और साथ साथ उनकी आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए। ये जो तीनों जस्टिस हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को जोड़कर बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। बस प्रीएम्बल में यही पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं। जस्टिस के बारे में आपको पूरा समझा दिया है मैंने। अब हम चलेंगे 7th पॉइंट की ओर। ठीक है, now the 7th keyword is liberty. It means the absence of restraint on activities of individuals at the same time providing opportunities for development of individual personalities. इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है स्वतंत्रता देना। ठीक है, किसी भी नागरिक के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। वो जैसा करना चाहे, जिस बिलीफ पे भरोसा करना चाहे, जो थॉट रखना चाहते हैं, एक्सप्रेशन, वो इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रीएम्बल सिक्योर्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू फंडामेंटल राइट्स। और ये जो लिबर्टी दी गई है, ये किसके थ्रू दी गई है हमें? प्रीएम्बल में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एनफोर्सेबल इन कोर्ट डजंट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स बट हैज़ टू बी इंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि हमने उन्हें लिबर्टी तो दे दी, स्वतंत्रता दे दी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक लाइसेंस हो गया कि जो कोई करना चाहे वो कर ले, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। लिबर्टी कंसीव्ड बाय प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि लिबर्टी दे दी तो उन्हें खुली छूट दे दी, वो जो करना चाहे वो करेंगे, लेकिन वो भी एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। ठीक है, जो 8th कीवर्ड, ठीक है, प्रीएम्बल में मेंशन है, दैट इज इक्वालिटी। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन, प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसका अर्थ है, सिंपल सी भाषा में अगर इसे कहें, कि सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सबको समान अधिकार से देखा जाएगा। दूसरा, जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबके लिए खुली हुई होंगी। अब जो हमारी इक्वालिटी है उसे भी हम 3 डायमेंशंस में देखते हैं, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो हमारी इंश्योर करते हैं सिविक इक्वालिटी, जैसे कि
इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में मेंशन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा आर्टिकल 15 है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 है। ठीक है, जो सिविक इक्वालिटी में लास्ट आर्टिकल है दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। इन सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है, इसलिए मैं इनको भी सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। देखिए, 2 प्रोविजंस टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसके लिए भी 2 प्रोविजंस दिए गए। इसमें पहले में क्या दिया गया कि किसी को भी वोट देने से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, रेस से, कास्ट से या सेक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज आर्टिकल 326। इसके अंदर क्या है कि जो इलेक्शंस होंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, वो किसके बेसिस पे होंगे? एडल्ट सफरेज के, यानी कि जो भी एडल्ट होंगे सबको वोट देने का अधिकार होगा, वही चुनेंगे कि कौन रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। ठीक है, जो थर्ड डायमेंशन है इक्वालिटी की दैट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल 39 में सिक्योर किया गया है कि महिलाओं को और जो मर्द हैं उन सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, कि वो बराबर उनको पे दी जाए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे। ठीक है, इसका मतलब है सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे कोई महिला काम करे चाहे कोई पुरुष काम करे, दोनों को समान अधिकार से पेमेंट भी दी जानी चाहिए, उनके इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ किस में सिक्योर की गई है? डीपीएसपीज में आर्टिकल 39 में ये चीज़ मेंशन है। तो तीनों चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड की गई हैं किसमें? प्रीएम्बल में, और अच्छे से इक्वलिटी को डिफाइन भी किया गया है। अब जो 9th की वर्ड है प्रीएम्बल में दैट इज़ फ्रेटर्निटी। इसका सिंपल सा अगर मीनिंग कहा जाए तो इसका मतलब होता है भाईचारा। ये कैसे प्रमोट किया गया हमारे देश में? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हर एक नागरिक को सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप दी गई, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो ईस्ट से हो, नॉर्थ से हो, साउथ से हो, किसी से भी हो, लेकिन उसे सिटीजनशिप कैसी दी जाएगी? सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि वो भारतीय नागरिक है। एफडीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, इट शेल बी ड्यूटी, इसके अंदर ये मेंशन किया गया है, इट शेल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल। ठीक है, कि यानी कि भारत के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो एक तो प्रमोट करे भाईचारे को, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड हार्मनी, शांति को। ठीक है, मतलब शांति से रहें, चाहे वो कहीं किसी भी इंडिया के किसी भी रीजन में रहते हों, लेकिन शांति से रहें, भाईचारे के साथ रहें। अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर, अब फ्रेटर्निटी को क्या एश्योर करना है? ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। दूसरा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, नेशन का भी ध्यान रखना है और इंडिविजुअल के राइट्स का भी इनको ध्यान रखना है, उसके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, कास्टेज एक्सेट्रा। अब जो फ्रेटर्निटी है वो क्यों इंक्लूड किया गया? सिर्फ कुछ जो हमारे समाज में हिंड्रेंसेज हैं उनको ख़त्म करने के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि उन्हें और देश को और जोड़ने के लिए। क्या क्या है वो हिंड्रेंसेज? कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, कास्टिज्म, सबको पता है क्या होते हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, रीजन के उस पर भेदभाव करना, ठीक है, कौन सी कम्युनिटी है उस पर भेदभाव करना। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए ही फ्रेटर्निटी को प्रीएम्बल में मेंशन किया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। हमने सारे कीवर्ड्स जो मेंशन थे प्रीएम्बल में वो खत्म कर दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल का महत्व क्या है। इट एम्बॉडीज बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, क्या दर्शाता है? एक तो बेसिक फिलोसफी बताता है और फंडामेंटल वैल्यूज बताता है जिस पर हमारा जो संविधान है वो बेस्ड है, ठीक है, बना है। इट कंटेन्स ग्रैंड विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का दूर का ग्रैंड विजन था उसको भी ये शो करता है। इट रिफ्लेक्ट्स ड्रीम एंड एस्पिरेशंस ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी एस्पिरेशंस, उनके ड्रीम्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अब इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी हैं। इन वर्ड्स ऑफ सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उनके अकॉर्डिंग जो प्रीएम्बल है इट एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट सो लॉन्ग। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल थे, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या लिखा कि प्रीएम्बल एक्सप्रेस करता है जो हमने बहुत लंबे समय पहले सोचा था या जिसका सपना देखा था। पंडित ठाकुर दास भार्गव, इट इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था प्रीएम्बल को? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, और थे सर अर्नेस्ट पार्कर। ठीक है, ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी प्रीएम्बल को एज अ की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस था प्रीएम्बल का।
अब देखिए अगला टॉपिक आता है प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना कैसे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बेरुबरी केस की। यूज्ड एज अ रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स, ठीक है। प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि प्रीएम्बल एक तरीके से माना जा सकता है कि हाँ कि मेकर्स जो थे उनके जो दिमाग में आइडियाज़ थे उनके की थी, लेकिन इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे। किस केस में कहा था उन्होंने, बेरुबारी केस में, ठीक है। फिर आता है अगला जो केस आया 1973 में, केशवानंदा भारती केस। इसी केस से हमें पता चला था कि प्रीएम्बल को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है केशवानंदा भारती केस 1973। बेरुबारी केस में एससी ने कह दिया कि ठीक है वो की नोट था, ठीक है, लेकिन हम उसे भाग नहीं मानेंगे बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इस केस में 1973 में एससी ने जो अपना अर्लियर ओपिनियन था उसको रिजेक्ट किया और माना कि हाँ प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि प्रीएम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ ग्रैंड विजन एक्सप्रेस्ड इन प्रीएम्बल, ठीक है। यहाँ पर इस केस के अकॉर्डिंग केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि हाँ ठीक है प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा, क्योंकि वो बहुत वैल्यूज़ होल्ड करता है, साथ ही साथ वो ग्रैंड विजन शो करता है उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का भी। और फिर LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था, ठीक है, उसके अंदर अगेन जो प्रीएम्बल था वो पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, मतलब कि प्रीएम्बल के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, ठीक है। आफ्टर केशवानंदा भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस के बाद हमें पता चल गया था कि हाँ भाई प्रीएम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रीएम्बल है वो कौन सी आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो वो है आर्टिकल 368, ठीक है। लेकिन जो प्रीएम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रीएम्बल के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं आर्टिकल 368 के द्वारा, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं किया जाएगा। द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार। अभी तक जो प्रीएम्बल में चेंजेस किए गए हैं वो सिर्फ एक ही बार किए गए हैं, और वो कब किए गए थे, 1976 में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया था इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि प्रीएम्बल के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर को मैंने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है, इसकी एक भी डिटेल मैंने नहीं छोड़ी है। ये चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट। अब हम जल्दी ही आएंगे 4th चैप्टर के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए